भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार का लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और यह आगामी जो पीसीएस की परीक्षा है या यूपीएससी से संबंधित कोई परीक्षा है, उसमें यह श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यह हमारा जो है राज व्यवस्था पॉलिटी क्लास कंटिन्यू चलेगी। अब आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन एक एक जितने भी क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन जो हमारा पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उत्तर हमारा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। व्याख्या जरूर देखिए, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर बन ही जाते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ये आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। मैंने अभी आपको बताया। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, जो कि गलत है, सर एलिजा एम्पे थे। तो केवल हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए, मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 है, सूची 2 है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल ने परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स भारतीय अधिनियम ए का 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1773 में हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम A2 हमारा विकल्प बी में है, विकल्प डी में है, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक, इसका व्याख्या नोट करते चलिए। नियामक अधिनियम 1773, अभी मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर नोट करिए, पिट्स भारत अधिनियम 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। चार्टर अधिनियम 1833 जो था, वो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। ये आपका चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, और ऐसे ही विकल्प आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? किससे? विकल्प है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद। नीचे दिए गए कुछ का सही प्रयोग का उत्तर चुनना है आपको। तो विकल्प हमारा डी होगा, तीनों इसमें विकल्प सही है। व्याख्या ध्यान से सुनिए और समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये, कितना? 1 लाख रुपया देने की गई थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग ने
के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को अप्रूवल कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ये आपको जानना जरूरी था। फिर से एक बार देखिए, किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो 1813 के भी तहत पड़ी नींव, और 1823 के तहत, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद, ये तीनों के तहत जो है ये हमारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आरओ मेंस में भी पूछा गया है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के तहत ये हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। अगला है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा पॉइंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। कौन सा इसमें कथन सही है? विकल्प हमारा 1 और 2 होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना, 33 के तहत। अगला हमारा पॉइंट आ गया है, दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और समझेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? पहले बजट पर बहस करने की शक्ति नहीं प्राप्त थी, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। घोर के पी जाइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के तहत प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका विकल्प जो है व्याख्या देखिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें हमारा विकल्प डी होगा, कोई नहीं। तो है क्या? आप ध्यान से देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। 2 पॉइंट आपको समझना है। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1937। किस अधिनियम द्वारा? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। कौन थे? सर मॉरिस गोयर थे। दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 न होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। तो अगर यहाँ हमारा होता भारत शासन अधिनियम 1935 तो हमारा उत्तर सही हो जाता, जबकि विकल्प में कोई 1935 का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा विकल्प डी होगा। अगला है, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया। देखो, ये पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें है कि इसकी स्थापना कब हुआ? 1937 में। मैंने कहा कि व्याख्या बहुत जरूरी है। देखो, व्याख्या से ही 2015 में मेंस में पूछ लिया गया क्वेश्चन, वही घुमाकर कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 में। इसीलिए कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, वही मैं करा रहा हूँ। अगला है
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। आप विकल्प इसका देखिए, वो व्याख्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के द्वारा किया गया था। देखो, केंद्र में 1935 के द्वारा और प्रांत में 1919 के द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में डिवाइड किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ये आपको जानना जरूरी है। अगला है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? अभी मैंने बताया है, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है 1919 भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा? 1 और 3। कौन कौन इसमें क्या कह रहा है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें दो बात इंपॉर्टेंट थी, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और दूसरा जो बात है हमारा केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ये 2 पॉइंट आपको जानना है। IAS ये प्री में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हमारा, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919। इसका व्याख्या देखिए, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राष्ट्र परिषद कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होने थे। बस आप इतना समझिए कि प्रथम विधान पालिका द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 में बनाई गई। और ये राज्य सदन ऊपरी सदन वाला ये जानना जरूरी है बस। अगला है, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयक लाया? तो अभी मैंने बताया 1919 के द्वारा आया गया। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। अगला है, 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इस पर विचार करना है कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसमें हमारा केवल 2 सही होगा। कौन सा? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। व्याख्या सुनिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार हमारा 2 कथन सही है। ठीक, क्या कह रहा था? इसे विचार करना था, तो हमारा विकल्प दूसरा सही है जबकि पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आप देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी दोनों पॉइंट सही है। हमारा विकल्प सी सही होगा। 1 और 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1900 के तहत आया? तो 1919 के तहत हुआ। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सी, 1 और सी दोनों विकल्प हमारा सही होगा। 1926 और 1945। 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें विकल्प हमारा सी से होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का डिवाइडर इनमें से इस योजना 35 के तहत आधारित है। अगला क्वेश्चन है, 1935 की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से हमारा विकल्प बी होगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। ये राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है, केंद्र में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था किसके तहत? तो 1935 के तहत किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय शासन की स्थापना हुई। अगला है, 1935 में के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ एवं अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधान को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। देखो कि पीसीएस मेंस में IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई थी 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें हमारा विकल्प ए होगा, देश के लिखित संविधान। अगला है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्याख्या देखिए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, अगला है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्याय की स्थापना। यह सब जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये महत्वपूर्ण उपबंध हैं, जो आपको इस सब पॉइंट रख लेना है। यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं। अगला है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका भी उत्तर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। तो आज हम 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब भी प्रश्न बने हैं तो बस यही चाय चीन यही सब से क्वेश्चन बने हैं। और एक एक लाइन आप याद कर लीजिए, जितना मैं बताया हूँ सब कुछ आप नोट करते चलिए और पूरी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।